वेरी गुड। ओके बच्चा, अभी देखो जस्ट हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि हम विजन का मैकेनिज्म समझना चाह रहे हैं। तो विजन के मैकेनिज्म के लिए कुछ हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स रिकॉल रखना है, जिसमें आपको देखो अभी मैं एक बार रिकॉल कराती हूँ तुम्हें। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो कल जो मैंने तुम्हें बता रखा है उसमें हम आई के स्ट्रक्चर को कहीं से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो है हमारा लेंस। ठीक है, और लेंस किस तरीके से मसल से अटैच्ड है और उसको लेंस कितना दिखेगा कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर जो हमारा कंट्रोल कर रहा है, दैट इज आइरिस। ओके बच्चा, ये आइरिस हमारा प्यूपिल के थ्रू, ये जो बीच में आपको गैप दिखा छोटा ही हो गया, दैट इज द प्यूपिल। इस प्यूपिल के थ्रू ये लेंस का फोकस एरिया, मतलब लाइट को एंट्री करना है बेटा ना, तो लाइट को सरफेस चाहिए, एरिया चाहिए कि ये यहाँ से एंट्री करे। अब ये जैसे प्यूपिल मैंने बहुत नैरो बना दिया तो इसको इतना ही सरफेस, आइरिस से लाइट नहीं जा सकती। क्लियर? इस पोर्शन से जो प्यूपिल वाला गैप है वहां से ही लाइट को ट्रेवल करना है, और लाइट ही हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हम विजुअल वेवलेंथ की लाइट एंटर करेगी और उससे हमारे रेटिना पे इमेज बनेगा, तभी हम विजिबल इमेज देख पाएंगे। तो अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इस लेंस के आगे के साइड में एक एरिया है, और थोड़ा सा रेशियो और होना चाहिए पीछे के साइड का। चलो मैं ये सपोज, ठीक है, और पीछे के साइड में एक एरिया है। आगे के साइड के एरिया से पीछे के साइड के एरिया के बीच में आपको एक लेयर, जो आगे जाके आइरिस का स्ट्रक्चर बनाई थी, वो लेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही, वो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या नेम रहेगा इस लेयर का बेटा? कोराइड। क्लियर? कोराइड लेयर आगे सिलेरी बॉडी और आइरिस में कन्वर्ट हुई। अब हमें ध्यान क्या देना है, क्यों मैं बता रही हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड कंटेंट है, कौन सी कैविटी है ये, कौन सा चैम्बर है, कौन सा फ्लूइड है, फटाफट रिप्लाई करो। एंड फ्रंट में जो चैम्बर है, इन दोनों ही चैम्बर की फ्लूइड इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मेन रोल कौन सा फ्लूइड प्ले करेगा? जो आपका इन इनर चैम्बर में है या पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, तो इसको विट्रस, विट्रस यस करेक्ट बेटा, विट्रस या पोस्टीरियर चैम्बर जो लेंस के पीछे की तरफ है। मतलब हमने लेंस यूज करके आई को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक उसके आगे का एरिया है, एक उसके पीछे का एरिया। पीछे वाले में जो लिक्विड है वो विट्रस ह्यूमर, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर। एंड आगे वाला जो एरिया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? एक्वस ह्यूमर, एक्वस चैम्बर में। ओके, एक चीज रह गई थी बतानी, कंजक्टिवा। जब तुम कंजक्टिवाइटिस बोलते हो, कंजक्टिवाइटिस डिजीज से आई थिंक सभी वाकिफ हो, नाम भी सुना होगा। हाँ बेटा करेक्ट है, फ्रंट में एक्वस एंड बैक साइड में विट्रस। यस, तो कंजक्टिवाइटिस में तुम क्या देखते हो कि रेडनेस दिखती है आपको, पर्टिकुलर पर्सन जो अफेक्टेड रहता है उसमें रेडनेस दिखती है। अब वो कंजक्टिवा लेयर भी ध्यान में रखना, कॉर्निया के ऊपर या जो आपकी आंखों की पलकें, जब पलकें आपकी झुक रही हैं उठ रही हैं, तो वो जिससे अटैच्ड है वो लेयर, मतलब कॉर्निया के ऊपर हो गया। ठीक है बच्चा, तो ऐसे एक रह गया था ये कल, कॉर्निया। तो कॉर्निया के ऊपर आपकी कंजक्टिवा, एंड कंजक्टिवा ही ऊपर जो आपका आईलिड होगा वो इसी पे अटैच रहेगा। इज इट क्लियर? ये तो हो गया आगे वाला स्ट्रक्चर, आपको जो एक ध्यान में रखना है। अब लाइट पास ऑन होनी है, तो लाइट को पास होने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसमें आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट के फिनोमेना पढ़ रखे हैं क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट के फिनोमेना पढ़े हैं? ठीक है, तो लाइट जब एंटर कर रही है, रिफ्लेक्ट होके तो ऑलरेडी लाइट आ रही है बेटा। अब ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है ना, इसमें जो लाइट एंटर कर रही है,
वो उसके रिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और उसी रिफ्रैक्शन की वजह से हमने कल बताया था तुम्हें कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे फॉर्म होगी और वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ओके बच्चा, क्लियर है? अब कुछ चीजें तुम्हें एडिशनल नोट करनी है, जो एक तो ब्लाइंड स्पॉट क्लियर है सबको, ब्लाइंड स्पॉट जहां पे इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। और एक हमने बात की थी फोबिया की, मैकुला ल्यूटिया और फोबिया। इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, एक स्पॉट और पूछा जाता है, येलो स्पॉट। मैकुला ल्यूटिया, जो मैकुला ल्यूटिया स्ट्रक्चर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? मैकुला ल्यूटिया की प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे कौन सी सेल्स हाई है अमाउंट में? फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी हाई रहेंगी? कोन, ठीक है, कोन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा एंड रॉड का कंसंट्रेशन निग्लिजिबल रहेगा। तो ये येलो स्पॉट इसको बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया को। और इसमें एक सेंटर पॉइंट है जहां पे रिच है और भी ज्यादा, वो है आपका फोबिया। ओके, सेंट्रल पिट नोन एज फोबिया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड करोगे, जो येलो स्पॉट है यहाँ पे आपके जो रेटिनल लेयर में आपने पढ़ा फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स की रेटिनल लेयर, देन आपने देखा था, नेक्स्ट बताओ फटाफट, बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर, एंड थर्ड लेयर आपकी आ गई थी गैंग्लियन की। ओके, ये अगर रेटिना को, ये लेयर को हम इलार्ज कर रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर्स हैं, एंड देन बाइपोलर हैं, देन आपके गैंग्लियन की लेयर। ये आउटर है, ये इनर है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो आउटर टू इनर सीक्वेंस पूछेगा तो पीबीजी, एंड इनर टू आउटर पूछ रहा है तो जी बी पी। और तीनों ही एक तरीके की न्यूरॉन सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स पे ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि येलो स्पॉट पे दो लेयर इसमें नहीं प्रेजेंट होती है, ना बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा ना गैंग्लियन प्रेजेंट होगा। तो येलो स्पॉट वो स्पॉट है रेटिना का जहां पे आपकी डायरेक्ट जो लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? फोटो रिसेप्टर लेयर। इज इट क्लियर? फोटो रिसेप्टर लेयर वहां पे प्रेजेंट होगी, मतलब डायरेक्ट ही आपको सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किससे करने को मिलेगा? फोन से। ओके, अब आप इसको ऐसे समझो कि जब आप उजाले में देख रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख रही हैं, जब आप अंधेरे में हो तो मैक्सिमम आपको ब्लैक ही तो दिख रहा है, तो वहां पे आपकी रॉड सेल मोर एक्टिव है। लेकिन जब आप कलर्ड को देख रहे हो तो आपके तीन फोटो रिसेप्टर सेल हैं स्पेसिफिक, एक ब्लू, एक ग्रीन एंड एक रेड। तो ब्लू ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन से ही जो वेवलेंथ है, जो लाइट की वेवलेंथ पास कर रही है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो हमें विजन दिख रहा है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमने देखा कि हमें बाकी जितने भी कलर दिखते हैं वो इन्हीं तीन कोन सेल की फ्रीक्वेंसी और उसके रिजल्टेंट ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, जो भी आप वेरिएशंस देख रहे हो। इज इट क्लियर? ओके, इतनी कहानी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और सब तीनों अगर एक साथ रिफ्लेक्ट किए, तीनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमें कौन सा कलर दिखता है? ब्लैक, सब कुछ ब्लैक दिखेगा। अगर वाइट, सॉरी, अगर रेड, ब्लू एंड ग्रीन कोन इक्वली आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इक्वली एब्जॉर्ब करेंगे तो कौन सा कलर दिखेगा? व्हाइट, ब्लैक नहीं, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। उसको मैंने एक्सपेरिमेंट डेली रूटीन के उससे बताया था कि अगर ऑल ऑफ सडन आपकी आंखों पे बहुत तेजी से रोशनी आती है, या आप घर के बाहर जा रहे हो और धूप में हो थोड़ी देर, फिर वापस रूम में आ रहे हो, तो आप फील करते हो जब बाहर आप गए तो आपको काफी तेजी से व्हाइट लगेगा। चलो वो तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी लाइट, आपकी आंखों पे एकदम से लाइट फोकस करे, टॉर्च जला दे, या आप सूरज की तरफ देख रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका कलर विजन थोड़ी के लिए व्हाइटिश एकदम चमकता हुआ होगा, तो व्हाइट उसका आंसर हो।
यस बेटा, रेनबो के कलर भी मिक्स होते हैं तो आपको व्हाइट कलर दिखता है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। लोकेशन। अब हम देख रहे हैं मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। चैम्बर, लेयर, लिक्विड, एवरीथिंग इज क्लियर। मसल्स, लेंसेज कैसे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट से, कौन से लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। सिलियरी बॉडी मॉडिफाइड आगे होंगी तो आपका आइरिस बनेगा। कोराइड लेयर जो है दैट इज द वेस्कुलर रिच लेयर, उसमें सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई है। फिर रेटिना आपका सबसे इनर साइड में आप देख रहे हो कि रेटिना की लेयर है, और आगे वो फ्रंटल फ्रंटल पोर्शन में रेटिना की लेयर नहीं है। रेटिना की लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है विजन के फॉर्मेशन के लिए। जहां पे विजन बन रहे हैं उसका रिच जो स्पॉट है, मतलब कोन सेल वाला, वो आपका येलो स्पॉट हो रहा है जिसको आप मैकुला भी बोल रहे हो। उसी का एक सेंट्रल पिट है जिसको आप फोबिया बोल रहे हो। क्लियर? तो इफ डैमेज टेक्स प्लेस इन मैकुला और फोबिया रीजन, जो भी बंदा रहेगा, जो भी रहेगा पर्सन, उसकी विजन में प्रॉब्लम होगा। और पूरी रेटिना पे फिर क्या है, रॉड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो उसके नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या डीम लाइट में, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रात के टाइम में। ठीक है, रात के टाइम में बंद कमरे में एवरीथिंग वहां पे रॉड सेल एक्टिव है, तो रेटिना के अदर पोर्शन पे भी फोटो रिसेप्टर सेल एब्जॉर्ब कर रही हैं लाइट को और कन्वर्ट कर रही हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। बट मैकुला वाले रीजन में एक एमसीक्यू जो ये अभी आपको पता है, ये ध्यान रखना कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, वहां पे आपका बाइपोलर न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट है, ना ही गैंग्लियन प्रेजेंट है। ओके, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है और वो साइड में लैटरली फिर उनकी इंफॉर्मेशन बाइपोलर और गैंग्लियन के थ्रू जाते हुए ऑप्टिक नर्व को जाएगी। इज इट क्लियर? तो फोबिया सेंट्रलिस याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, लेयर्स, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम एक एनिमेशन प्ले कर रहे हैं, उसको आप देखो, उसके ही थ्रू आप समझोगे कि एक्चुअली इमेज कैसे बन रही है, क्योंकि कल तुम लोगों ने बोला था कि लाइट चैप्टर पढ़े नहीं हो अभी तक। ओके, मैकुलर एरिया मैंने बताया था जस्ट ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा ऊपर होगा, बिल्कुल आई बॉल के सेंटर में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये फ्लावर है, फ्लावर रखा हुआ है, लाइट उस फ्लावर ने लाइट को रिफ्लेक्ट की, वो लाइट जो है वो कॉर्निया के थ्रू अंदर एंटर कर रही है, एंड रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो ये लाइट ट्रेवल हो रही है ना बेटा, दैट इज द रिफ्रैक्शन। जो इसका एंगल चेंज हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन है। और फिर वो विट्रस ह्यूमर से रिफ्रैक्टेड होते हुए काफी ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई, इसलिए वो इमेज कैसी बनती है, इनवर्ट बनती, छोटी बनती है, इनवर्ट बनती है। फिर उसको जब ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जा रहा है, ऑप्टिक कैस्मा ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, ट्रैक के थ्रू, वो ऑप्टिकल लोब तक पहुंचेगा। वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विजुअल रीजन में वो प्रोसेस होगी। देन आप उसका फिर से, जो आप एक्चुअली देखते हो, वो जो आप देख रहे हो सीधा इमेज, वही सीधा इमेज रहता है, बट एक्चुअली क्या वो कॉर्निया, वो आपके रेटिना पे सीधी बनी थी? नहीं, वो सीधी नहीं बनती, वो इन्वर्टेड बनती। इज इट क्लियर? नॉर्मल विजन समझ में आ रहा है कैसे लाइट ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेंस के ही थ्रू जा रही है, आइरिस के थ्रू नहीं जा रही है, ये भी ध्यान से देखो। ओके, लेंस के थ्रू गई। अब जितना प्यूपिल नैरो रहेगा उतनी कम लाइट को एंटर करने की जगह मिलेगी, जितना प्यूपिल फैला रहेगा उतना वाइडर रीजन मिलेगा। इसलिए कल मैंने बताया था, जब कभी डॉक्टर आई चेकअप करते हैं तो वो कुछ ड्रॉप डालते हैं, उस ड्रॉप से पिपल डायलेटेड हो जाती है, और उनको इस विट्रस चैम्बर से लेके पूरी रेटिना तक ये वाला एरिया जो उनको देखना होता है, क्योंकि ये मेन विजन वाला एरिया है। क्लियर? तो इस एरिया को देखने के लिए उनको यहाँ का स्पेस डायलेटेड करना पड़ता है, मतलब आइरिस को छोटा करना पड़ेगा। आइरिस पीछे के साइड जाएगा तो लेंस आपको ज्यादा दिखेगा और प्यूपिल का एरिया बढ़ जाएगा।
ओके, तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये हम क्या करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू फोकसिंग। फोकस, लाइट कैसे फोकस हो रही है, इसमें क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व है। तो इसमें आपके कॉर्निया लेयर से लेंस, प्यूपिल, प्यूपिल में प्यूपिल से जो लेंस दिख रहा है लेंस, देन विट्रस चैम्बर, विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो विट्रस ह्यूमर हो गया, और उसके बाद लाइट पेनिट्रेट करती जा रही है उस विट्रस ह्यूमर में और रिफ्रैक्ट हुई, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे उसने एक इमेज बनाया। वो इमेज नर्व इम्पल्स की वजह से जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स आगे ट्रेवल करेगी गैंग्लियंस के थ्रू, पूरा ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ऑप्टिकल लोब तक सिग्नल जाएगा, और आपने क्या देखा वो ब्रेन आपको बताएगा कि आपको क्या दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब एक ये जो आप फोटो रिसेप्टर वाली लेयर्स और सारी लेयर देख रहे हो ना, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा। ओके, न्यूरोसेंसरी लेयर, जिसमें आपका नर्वोसा में न्यूरोसेंसरी लेयर इसको बोलते हैं, और इसमें मेनली आपका न्यूरोसेंसरी लेयर, जिसमें तीनों लेयर आपकी आ जाएंगी। चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म में, क्योंकि मैकेनिज्म में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो चेंज होंगे। पहले एनसीईआरटी देखते हैं बेटा। द लाइट रेज इन विजुअल वेवलेंथ, जो हमारी विजुअल वेवलेंथ की लाइट होगी वही ट्रैवल करके इमेज बना सकती है। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ, आपको रेंज याद रखना है, जो एक्यूरेट है दैट इज 400 टू 700, और इसके नियर बाय रेंज में अगर आता है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेटेड पोटेंशियल, क्या जनरेट किया उसने, पोटेंशियल, कहाँ पे, इन रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे वही मैकेनिज्म आएगी बेटा, आपकी पोलराइजेशन जो ऑलरेडी रहता है, मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड है। जैसे इम्पल्स आएगा, इम्पल्स जनरेट हुआ मतलब सोडियम पोटेशियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएगा, और सोडियम का अपना पर्सनल वाला चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां से सोडियम एंटर करेगा अंदर के साइड, और वो मैकेनिज्म के रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, एंड देन सिग्नल ट्रेवल हो जाएगा, और फिर ये वापस से क्या हो जाएगी, रिपोलराइजेशन। तो मैकेनिज्म वही है, बस जो सोर्स है, जो स्टिमुलेशन है वो यहाँ पे क्या है बेटा, वो यहाँ पे रहेगा आपका लाइट एनर्जी। ओके, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, इसको समझ के अंडरलाइन कर लो। एज मेंशन्ड अर्लियर द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड, अब अगर कोई लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे कोई फोटोसेंसिटिव होगा। जब ट्रेवल करके आया तो कॉर्निया भी था, लेंस भी था, विट्रस भी पड़ा बीच में, ठीक है, फिर आपको गैंग्लियंस भी पड़ रहे हैं, बाइपोलर भी पड़ रहे हैं, लेकिन इन सभी जगहों पे कहीं पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, मतलब किसी ने उसको कन्वर्ट नहीं किया है, बस वो लाइट को पास होने के लिए एक पाथवे बन रहा था, तो पाथवे से रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। कन्वर्जन से रिलेटेड है, इमेज बनना, तो उसका उसका सॉल्यूशन, उसका पॉइंट, उसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ रेटिना पे। ओके, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा फोटोसेंसिटिव, कल भी मैंने बताया जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है, या यू कैन से देम फोटो पिगमेंट। ओके बच्चा, ठीक। इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन हो जाएगा, एंड रेटिनल, रेटिनल क्या है, एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। कल जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, किसी को रतौंधी है, तो बोला जाता है विटामिन ए की कमी है। विजन किसी का वीक हो रहा है तो विटामिन ए की सप्लाई लेना चाहिए, इसको सप्लीमेंट में विटामिन ए लेना चाहिए, वो सब इसीलिए है क्योंकि जो रेटिनल इसमें चाहिए, जो मेन है कंपोनेंट प्रोटीन के अलावा, दैट इज रेटिनल। रेटिनल मतलब क्या हो गया, ये एल्डिहाइड है, अल अल सफिक्स लगता है तो क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड ना। चलो एक चीज बताओ, ऑल से अल बनने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑल होता है अल्कोहल, एल होता है एल्डिहाइड, प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन।
टॉर्च भी यूज करते हैं, वो लाइट देते हैं ताकि उनको अंदर का विट्रस फ्लूइड वगैरह सब दिखे, और रेटिना लेयर उनको देखना रहता है actually। चलो इसका रिप्लाई करते रहना तुम, सुनो। एंड रेटिनल एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव हो गया रेटिनल। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, प्रोटीन का डिसोसिएशन, यहाँ पे रेटिनल को प्रोटीन से अलग हो रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया एक तरीके से। देखो इमेज दिखाते हैं पहले तुम्हें, ये हो गया आपका पर्पल वाला, आपको दिख रहा है ये रॉड सेल, रॉड सेल के अंदर स्टैक दिख रहा है। जैसे नहीं अपन क्लोरोप्लास्ट देखते थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल, समझ रहे हो? उसी तरीके से क्या है, रॉड सेल, रॉड सेल के अंदर मल्टीपल लेयर दिख रही है, मल्टीपल लेयर में प्रोटीन्स अरेंज्ड है जिसपे आपको फंक्शन करना है, तो वही क्या स्ट्रक्चर है, वो रॉड सेल के अंदर क्या होगा, रोडोप्सिन। क्लियर? कौन सेल के अंदर क्या होता है, आयोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन का यहाँ पे देखो आप, ये स्टैक जैसा स्ट्रक्चर आपको एक दिख रहा है, इस स्ट्रैक के अंदर के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होगी सेम एज लाइक थैलेक्वाइड, जैसे हमने थैलेक्वाइड को समझा था। तो इसकी मेम्ब्रेन में हम देख रहे हैं ये भाई, ये मतलब ये यहाँ पे मेम्ब्रेन में रोडोप्सिन प्रोटीन है इस स्टैक के अंदर। ओके, और ये किससे बाइंड किया हुआ है, रेटिनल से। रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो एक कॉम्प्लेक्स अपने पास बन गया। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ऑप्सिन प्रोटीन है और रेटिनल प्रोटीन है। ऑप्सिन प्रोटीनल है, प्रोटीन है, एंड रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड है। क्लियर? ठीक है बच्चा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स में ही कुछ डिसोसिएशन होगा, और उससे वो लाइट के एब्जॉर्प्शन से वो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और देन आपका यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तो चलो वापस आते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही थी। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। आपको ये मैंने पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल में कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपना कंफर्मेशन चेंज कर सकते हैं। एंजाइम के केस में आपने देखा कि एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स उनका कोई स्ट्रक्चर मूव कर रहा है तो उनकी साइट चेंज हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन ऑप्शन का चेंज हो गया। ओके बच्चों, दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज, और हमें यही तो चाहिए था, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई कि मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेज से डीपोलराइज्ड हो गई। ओके, दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी changes. As a result, potential differences are generated in the photoreceptor cells. ब्रैकेट में यहाँ पे ध्यान अपना रिकॉल करने के लिए लिख लो, सोडियम इंटर्स, प्रोसेस वही चलेगा, सोडियम इंटर करेगा इनर साइड, चेंज इन परमिएबिलिटी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से बेटा यहाँ पे फोकस करना है, इससे जो क्वेश्चन आता है लेयर आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहले आपकी रेटिनल की पिगमेंटेड एपिथेलियम है, देन फोटो रिसेप्टर लेयर है, देन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइपोलर वाली लेयर है, गैंग्लियोनिक लेयर है। आपको उतना मेजर नहीं देखना है, ये फोटो रिसेप्टर्स, ये फोटो रिसेप्टर वाला ही है, ये गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर लेयर, और ये वाली गैंग। अब हम ये इमेज से हमने क्यों आज ही ऐड की है ये इमेज, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि एमबीबीएस में तुम्हें जाके क्या क्या पढ़ना है। फिर से इन लेयर की सब लेयर और मल्टी लेयर्स वहां पे दिखेगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, अभी बहुत कहानी बाकी है, तो घबराया मत करो तुम लोग, थोड़ा टाइम दिया करो और इसको समझा करो कि ये क्या कहानी है, कैसे हुई। ऑक्सीडेशन, यस बेटा, करेक्ट।
ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों का एसोसिएशन चेंज हो रहा है एंड ऑप्शन का फॉर्म कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन का स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया, सिस आइसोमर से ये ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो गया इसमें। क्लियर है? फिर से देखो, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो रॉड सेल के अंदर है वो ऑप्सिन और रेटिनल से मिलके बना हुआ है। ऑप्सिन और रेटिनल में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्सिन प्रोटीन है, रेटिनल एल्डिहाइड है। पाथवे समझ लो, पाथ बना लेना पूरा, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी नहीं है कैल्शियम वगैरह, बट इतना है कि ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटो पिगमेंट, तो ट्रेवल इसके पीछे है। क्लियर? ट्रैवल होके वो एब्जॉर्प्शन वाले स्टेज में आ गई, तो फोटो पिगमेंट जो प्रेजेंट है रोडोप्सिन और कोन्स में, वहां पे लाइट ने एब्जॉर्ब किया। नाउ सोडियम चैनल सट Na+ बिल्डअप, ठीक है, वहां पे जो चैनल है सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है वो बंद हो जाता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, एंड सोडियम चैनल जो होता है वो ओपन हो जाएगा और वहां से सोडियम आयन एंटर कर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज बिकम मोर पॉजिटिव, चेंज हो जाएगा। कैल्शियम आयन, वहां पे पोटेशियम था, यहाँ पे कैल्शियम, ध्यान रखना है आपको। कैल्शियम चैनल, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम के साथ, सुनो ध्यान से, सोडियम के साथ विजन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म में कौन सा आयन रोल प्ले करता है? आंसर होगा कैल्शियम। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स इज डिक्रीज, मतलब जो इसको चेंज को रोकने के लिए उस वक्त तक एक्टिव होंगे, जो पोलराइज करके रखने के लिए एक्टिव थे, वो सारे इनहिबिटरी चीज, ठीक है, ताकि विजन ना बने, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। रिमूवल ऑफ इनहिबिशन, पहले उनका ट्रांसमीटर डिक्रीज हुआ है, देन रिमूवल ऑफ इनहिबिशन हो गया। नाउ एक्साइटेशन ऑफ बाइपोलर सेल, ये कुछ इस तरीके से, अब ये 3 स्टेप में उलझने की नीड नहीं है अभी, ये एमबीबीएस की मैकेनिज्म है, इसमें उलझो मत, बस सिर्फ ये समझो कि बाइपोलर तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए फोटो रिसेप्टर को ये स्टेप से जाना पड़ता है। ओके, एक्साइटेशन ऑफ बाइपोलर सेल्स, देन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड इन गैंग्लियंस, एंड बाइपोलर के बाद गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, वहां पे ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व, वाया द ऑप्टिक कायस्मा, एंड वाया द ऑप्टिक ट्रैक। ओके, एंड फाइनली आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है उसकी प्रोसेसिंग से विजन आपको दिखता है। ओके, अगेन मैकेनिज्म ऑफ विजन, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters into the eye through the cornea and lens, and then light is focused on retina and generate action potential in rod and cones, and that action potential travels via the bipolar neurons to ganglion, to optic nerve, to optic chiasma, to optic tract, to cortical region, visual cortical region, and then optical lobe. Eye contain photopigments formed of opsin, and retinal light changes the structure of opsin, due to which permeability of the membrane also gets changed. Okay, यहाँ से आप देखो, visual receptors in retina, first order neuron bipolar cell in inner nuclear layer activated, transfer हुआ वहां। second order neurons ganglionic, अब इसमें कोई पूछता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक वो पूछेगा नहीं बेटा फोटो रिसेप्टर के लिए कि वो मॉडिफाइड नर्व सेल्स हैं, तब तक आपको अपनी नॉलेज नहीं देनी है। क्लियर? तब तक वो आपके लिए पिगमेंटेड सेल है सिर्फ, क्योंकि वहां से सिग्नल जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो ट्रैवल कर गया आगे, दैट्स वाई वो मॉडिफाइड नर्व सेल्स हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में गैंग्लियोनिक सेल्स आ जाएंगी, जो कि आपकी किधर है? इनर साइड में, इनर मोस्ट सेल्स। ऑप्टिक नर्व को सिग्नल, ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक ट्रैक, ये फास्ट में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल भी बताया तुम लोग। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये आपके ब्रेन में पहुंच गया, देन ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑप्टिकल लोब वाला रीजन। क्लियर? इमेज की बात होगी, दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल, एनसीईआरटी में वापस आते हैं, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स, मींस डिपोलराइजेशन होने की तरफ जा रहे हैं। This produces a signal that generates action potential in the ganglion cells through the bipolar cell.
थ्रू द, तो बाइपोलर पहले आएगा। अब देखो ये एनसीईआरटी थोड़ा सीक्वेंस ऐसे लिखी है, तो आपको एकदम सीक्वेंस क्लियर रखना है। फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, देन गैंग्लियन। पबजी बोलते हो ना, देखो अभी अभी शॉर्ट फॉर्म बन गया इसका, पीबीजी। लेकिन सीक्वेंस याद रखो, उल्टा कर दोगे अगर पूछेगा, आउटर टू इनर पूछेगा तो ये सीक्वेंस रहेगा। ऐसे लिख लो, इस ब्रैकेट एक ऐसे ही बना लो, इधर ओ लिखो, इधर इनर, तो आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, सीक्वेंस याद रहेगा। These action potentials, यहाँ तक हो गया सबका मान? These action potentials impulses are transmitted by the optic nerve to the visual cortex area of the brain, where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the earlier memory and experience। ठीक है, आपने पहले कभी उस चीज को, अब कोई पूछता है ना कि बेटा ये क्या है, छोटे पे कैसे पूछते हैं, छोटे पे बताते हैं हम लोग, बेटा ये पेन है, ये नोज है, ये ईयर है, छोटे बच्चे को सिखाते रहते हैं। ठीक है, बड़े होके थोड़ी बताएंगे बेटा ये ईयर है, कोई सुनेगा तो कहेगा क्या ये बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं बैठ के। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप, कुछ चीजें तो आपकी मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, वही चीज कि आप किसी को पहचान रहे हो, कोई आपने डोर ओपन किया, कोई आपके जान पहचान का है तो आप उससे बढ़िया से मिल रहे हो, कोई अननोन बंदा है तो आप उससे पहले पूछोगे कि कौन हो, किससे मिलना है, तो वो आप उसको मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, तो न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड and the image formed on the retina is recognized based on earlier memory and experiences। ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की कहानी। ओके बच्चा, अब हम थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी एक चार्ट बनाएंगे, एक बता देते हैं तुमको, क्योंकि यहाँ पे आयोडॉप्सिन की कोई बात नहीं की है। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे वहां पे आपको आयोडॉप्सिन पूछेगा। सिंपल, हमने कहाँ पे आए थे हम लोग? रेटिना पे। एक मिनट, कहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी प्रोसेस हो रही है? रेटिना पे। रेटिना की फर्स्ट लेयर जो एपिथेलियल लेयर के बाद है, जो मॉडिफाइड है, दैट इज फोटो रिसेप्टर। विजिबल है सबको जो हम लिख रहे हैं? फोटो रिसेप्टर्स, सेल्स की लेयर, क्या क्या होंगी बेटा इसमें? रॉड एंड कॉन। ठीक है, तो अब हम एक एक को लेते हैं जरा। विजिबल है ना? चलो ठीक है, एक 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 कंपोजिशन की बात करते हैं जरा। फर्स्ट हम लेते हैं रॉड, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं कोन, तो हमने पहले ही बोला जिसमें र आ रहा है मतलब रात, नाइट, वो है आपकी रॉड, एंड जो कलर से डील कर रहा है वो है आपकी कोन। अब आपको कुछ चीजें याद रखना है कि जो इसके पास विजुअल पिगमेंट है, जो रॉड के पास विजुअल पिगमेंट है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो उसके बारे में, मतलब वो जो मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में है, दैट इज रिलेटेड टू रॉड सेल। ओके, याद रखना, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। ओके, कोन्स में क्या है? कोन्स का जो विजुअल प्रोटीन है, विजुअल पिगमेंट है, दैट इज आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन। ओके बच्चों, अब मैंने बोला इस पिगमेंट को बनाने के लिए, इस पिगमेंट को बनाने में दो मॉलिक्यूल, दो स्ट्रक्चर है, एक तो है प्रोटीन, एक है एल्डिहाइड। चलो, तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है? ऑप्सिन। दोनों का प्रोटीन जो रहेगा, देखो पहले मैं कैसे लिखूं तुम्हें, प्रोटीन में ऑप्सिन तो कॉमन जा रहा है, मॉडिफाइड फॉर्म उसका है स्कोटॉप्सिन, लेकिन चलो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ ऑप्सिन और प्रोटीन, ताकि आपको ऑप्सिन एंड एल्डिहाइड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी क्या है? ऑप्सिन एंड एल्डिहाइड। ओके, अब इसका ऑप्सिन अगर स्पेसिफिक पूछता है कि रोडोप्सिन का ऑप्सिन क्या है, तो जो आप स्कोटो एक्टिव इमेज देखते हो ना, स्कोटो लाइट वाला बात किया मैंने तुम्हें, विदाउट लाइट, तो वही है यहाँ पे, उसी से टर्म आ जाता है स्कोटो
ऑप्सिन, ठीक है, स्कोटॉप्सिन। इज इट क्लियर? और एल्डिहाइड वाला तो कॉमन ही है, ये रेटिनल ही होगा जो दिया हुआ है आपके बुक में। विटामिन ए का डेरिवेटिव, देखो बेटा ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं खुद से ही बना रही हूँ ताकि तुम्हारा हेल्प हो जाए, कई सारे एमसीक्यूज के लिए मैं एक ये समरी दे रही हूँ तुम। ओके, फिर बात आती है कोन्स की। कोन्स में क्या है? विजिबल पिगमेंट, आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन किस स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है? फिर से बात वही है, ऑप्सिन होगा और एल्डिहाइड डेरिवेटिव होगा। एल्डिहाइड डेरिवेटिव में लिख लो बेटा रेटिनल, वही है, कॉमन है। किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए का डेरिवेटिव। ऐसे ही बोल बोल के रूम में बनाया करो तुम लोग, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। अब यह बात आता है ऑप्सिन का, इसको लिख लो फोटोप्सिन, फोटोप्सिन। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? इसके ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब ये हमने क्यों बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो स्पेसिफिक कोन्स के लिए पूछा जाएगा वहां पे मैकेनिज्म वही है कि जो प्रोटीन है उसकी उसका कंफर्मेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन प्रोटीन वहां पे भी है। लेकिन जब यहाँ पे पूछा जाएगा कोन्स का स्पेसिफिक और ऑप्शन में देगा रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन, देन द आंसर इज आयोडोप्सिन। क्लियर? ऑप्शन में अगर दे दिया कि प्रोटीन ऑप्सिन प्रोटीन चेंजेस और ऑप्सिन ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्सिन स्कोटॉप्सिन एंड फोटोप्सिन, देन आंसर इज फोटोप्सिन। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा। अब एक कॉन्सेप्ट इसको मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जैसे तुम एकदम वो धूप वाली जो बात मैंने बोली, एकदम धूप में कोई काम कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन तुम अपने रूम में आए, नीचे आए या छत पे गए थे नीचे आए या बाहर से घर में आए, तो तुम्हें थोड़ी देर तक अंधेरा अंधेरा दिखता है, ठीक है। तुम बहुत उजाले से अंधेरे में या कम उजाले की तरफ आते हो तो तुम्हें थोड़ी देर तक विजन जो होता है तुम्हारा अंधेरा अंधेरा दिखता है, और फिर जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका विजन नॉर्मल हो जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा फील किया है? अब अंदर लाइट जल रही है आर्टिफिशियल, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, धूप से तुम अंदर आओगे तो थोड़ी देर तक चीजें नहीं दिखती हैं, कुछ सेकंड तक। ओके, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? क्योंकि जो लाइट्स आपको बहुत तेज इंटेंसिटी की आप लाइट फेस करके आ रहे हो, उससे भी जो विजुअल पिगमेंट्स हैं आपके रॉड और कोन्स वाले, इसमें चेंजेस हो जाता है। और स्पेसिफिकली किसमें चेंज हो रहा है? आपको विजन कैसा दिख रहा है? ब्लैक। इसका मतलब वहां पे रोडोप्सिन का कंफर्मेशन चेंज हो गया है। ओके, तो रोडोप्सिन आपका उस टाइम चेंज हो जाता है, जो एकदम ब्राइट सा आपको दिखा है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है आपका रेटिनल और स्कॉटॉप्सिन पे, यही जो आपने लिखा, ठीक है, इसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फिर से वो रीजनरेट करेगा एंड देन रोडोप्सिन वो दोबारा बन जाएगा। चलो इसको भी मैं लिख रही हूँ, लिख लेना तुम लोग भी। क्या कह रहे थे? रोडोप्सिन ब्रेक डाउन कर रहा है, अभी जिससे मिलके बना हुआ है वही चीज उससे निकाल लेना है अपने को। रोडोप्सिन एकदम हाईलाइट इंटेंसिटी मिल गई उसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें रेटिनल प्लस प्रोटीन कौन सा है यहाँ पे? स्कोटॉप्सिन। तो ये एक साइड हो गया बेटा मैकेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में तो टूट रहा है, इसका डैमेज हो रहा है। ओके, और कहीं पे अगर ये कंटिन्यूअस है किसी लाइट का एक्सपोजर जो हार्मफुल है और हमेशा के लिए डैमेज हो गया, तो विजन में भी प्रॉब्लम आते हैं। अब इसका रिवर्स करें, रिवर्स होगा, ये खुद से रीजनरेट होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन से ये रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर दोबारा बनेंगे, क्या होगा उसमें? अगेन रेटिनल जो आपका डिसोसिएट हुआ है, रेटिनल और स्कोटॉप्सिन, वो एसोसिएट होके रोडोप्सिन बना देगा। ओके बच्चा, तो ये आपका विजुअल पिगमेंट दोबारा जनरेट हो जाएगा। आपका विजन थोड़ी देर में आप देखते हो कुछ फ्रैक्शन कुछ सेकंड में ही विजन फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओके, अब ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप नोट डाउन करो। जो ये रीजनरेशन का फिनोमेना हुआ, जो ये रीजनरेशन का फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं, फिनोमेना तो हो गया रीजनरेशन, और ये फिनोमेना कब होगा? लो लाइट में या डिम लाइट में?
ओके। और ये वाला फिनोमिना, ये फिनोमिना है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग नहीं, ब्लीचिंग रहेगा बेटा, ब्लीच जैसे कर देते हैं ना, किसी चीज को लाइट कर देते हैं ब्लीच करके, क्लियर। ब्लीच करने से कोई चीज लाइट कलर की हो जाती है, डार्कर कलर से वो ब्लीच हो गई, उसका डीकलराइजेशन हो जाता है एक तरीके से। तो जब आप बाहर फोकस किए रोडोप्सिन के ब्रेकडाउन होने से, वहां पे आपका कलर जो हो गया वो व्हाइटिश हो गया। आपको थोड़ी देर के लिए आपके रोडोप्सिन वाला जो इमेज है वो सब डिस्टर्ब हो गया। आप फिर उसको जब कम लाइट एरिया में आए तो आपको धीरे धीरे अंधेरा दिखने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग के लिए आपको, इसके लिए लो लाइट चाहिए थी, इसके लिए आपको हाई लाइट चाहिए या ब्राइट लाइट चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक। और ये जो प्रोसेस आपने पूरी दोबारा अपनी इमेज को वापस लिया, वो क्या होता है? वो होता है डार्क एडॉप्टेशन। ये प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली मैकेनिज्म थी, वो लाइट इंटेंसिटी से प्रोटेक्ट करना और वापस से उसको नॉर्मल करना। ये पूरा क्या हो जाता है मैकेनिज्म? डार्क एडॉप्शन, एडॉप्टेशन। किसी को कोई डाउट? ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं इसकी कोई स्लाइड है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लो और बताओ जरा, कोई डाउट है? मैम ब्लीचिंग में ब्लैक होगा ना, और रीजनरेशन में व्हाइट, फिर नॉर्मल नहीं बेटा, ये हम हाईलाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो आप बाहर जाते हो तो कैसा होता है? आपको एकदम से व्हाइटिश दिखता है, और जब बाहर देख रहे हो आप नॉर्मली, मतलब व्हाइटिश वाला, मैं एकदम वो लाइट इम्पैक्ट वाली बात नहीं कर रही हूँ जो उस टाइम एग्जांपल दिया था कि एक हाई इंटेंसिटी की आपने टॉर्च जला के लाइट दे दिया, उस केस में आपको थोड़ी देर के लिए एकदम से व्हाइट होगा और फिर व्हाइट होगा वहां पे। लेकिन आप बाहर आप काम ही कर रहे हो, आप धूप वाले एरिया में काम कर रहे हो, और ऑल ऑफ सडन आप रूम के अंदर आते हो तो आपको अंधेरा फील होता है, ठीक है। होता है ये नॉर्मली, तुम लोग नोटिस करो। तो नोटिस करोगे तो तुम फाइंड आउट करोगे ये बेटा कि हाँ इस तरीके की चीजें होती है। आप धूप में काम करके अंदर आओ, या आप बाहर से आके घर में एंटर कर रहे हो। मैंने बोला कि लाइट में वेरिएशन होना चाहिए। घर में अगर आपकी आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज्यादा जल रही है तो आप इसको नहीं फील कर पाओगे, लेकिन घर में नॉर्मल लाइट बाहर के कंपैरिजन में नहीं है तो आप इसको फील कर सकते हो। और इसका उनसे पूछो जो धूप में काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रोडोप्सिन डैमेज होता रहता है। तो एक टाइम लगता है रीजनरेशन। व्हेन वी गो इन अ थिएटर, थिएटर में, हाँ थिएटर के बाहर निकलते हैं तो हमें ये इम्पैक्ट फील होता है। वो बाहर निकलते वक्त वो रिवर्स है बेटा इसका, वो आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो, तो वो आंखों में रोशनी चुभती है, दैट इज डिफरेंट फिनोमेनन, ठीक है। और ये हम बोल रहे हैं आप उजाले से अंधेरे की तरफ। मनाली क्लियर? आकाश क्लियर? पृथ्वी? स्क्रीनशॉट ले लिए इसकी? तो ब्लीचिंग, रीजनरेशन एंड डार्क एडॉप्टेशन, ये टर्म आपको याद रखना है। प्रोटीन के नेम याद रखने हैं, एंड एल्डिहाइड डेरिवेटिव तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था, वो आपको याद ही रहना है, मतलब उसकी तो प्रायोरिटी है। तो विजुअल पिगमेंट इज मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड एल्डिहाइड, एंड वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसकी वजह से लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ब्रेक डाउन होने की ही वजह से सब ब्लैक दिखता है, ये बात तुम्हारी करेक्ट है। तभी उसको थोड़ी देर के बाद उसका विजन आएगा, जो उसको नॉर्मल डिम लाइट में नॉर्मल होने में, मतलब रोडोप्सिन दोबारा फॉर्म होगा। ब्रेकडाउन हुआ है इसलिए उसका विजन ब्लैकिश हो गया। अब वो उजाले से जब नॉर्मल लाइट की तरफ आया तो उसको थोड़ी देर के लिए अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। और जैसे ही रोडोप्सिन रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा एक्टिव है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैम आई डिड नॉट गेट व्हाट इज ब्रेकडाउन। अभी ये स्ट्रक्चर दिखाया था, एनसीईआरटी की लाइन है, ये हो गया तुम लोग का, स्क्रीनशॉट हो गया ये।
ये स्ट्रक्चर दिखाया मैंने कि ऑप्सिन और एल्डिहाइड है, रेटिनल है, इसका कंफर्मेशन चेंज हो रहा है। रोडोप्सिन पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? ऑप्सिन और रेटिनल से। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑप्सिन मॉडिफाई हुआ। अब यहाँ तुम देखो ये ऑप्सिन सिस आइसोमर फॉर्म में है। अब सिस और ट्रांस इस वक्त हम नहीं बता रहे हैं, वो ओरिएंटेशन वाली बात होती है। सिस आइसोमर है एंड देन वो चेंज हो गया, वो ट्रांस आइसोमर। अब ये मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। इज इट क्लियर बच्चा? तो जब ओरिएंटेशन क्लियर चेंज हो चुका है तो उस केस में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग होने की वजह से वहां पे जो लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उस वजह से ये हुआ, लाइट से इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होने से अब वहां पे मेम्ब्रेन पे पोलराइजेशन चेंज होके डीपोलराइज हो जाएगा, और डीपोलराइज होना ही तो हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करने का मैकेनिज्म है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तुमको पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है। चलो अब पानी पी के आ रहे हैं हम लोग, हम तब तक तुम ये रिवाइज करो। अभी क्लियर है? तो सारा मैकेनिज्म कहाँ हो गया? फोटो रिसेप्टर सेल्स पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने पे विजन जनरेट हो गया। ओके, और उसके बाद वो ट्रेवल कर रहा है बाइपोलर में, बाइपोलर से गैंग्लियन, गैंग्लियन से सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है आपका ऑप्टिक काइज्मा, क्लियर, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा एंड ऑप्टिक ट्रैक, देन विजुअल कॉर्टेक्स, ऑप्टिकल लोब। सिस्ट्रांस पढ़ा है ना, ऑब्वियसली पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में, बट अभी ध्यान कितना है इसलिए मैंने उसको छेड़ा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो निकट दृष्टि दोष और क्या बोलते हैं अपन लोग, दूर दृष्टि दोष। ओके, मायोपिया और हाइपोपिया। तो इस केस में अभी आपने जो एनिमेशन देखा उसमें नॉर्मल विजन देख रहे थे। नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन, नॉर्मल आई की फंक्शनिंग के लिए जो विजन बनना है, जो इमेज बनना है, वो कहाँ बनना है बेटा? आपको मैंने बताया येलो स्पॉट पे, ठीक है, येलो स्पॉट पे वो विजन बनना था, वो बन रहा है, तो आई क्या है? नॉर्मल है। लेकिन सम हाउ किसी केस की वजह से इसका रिफ्रैक्शन, इसका इमेज येलो स्पॉट पे ना बन के कहीं और बन रहा है, तो आई क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल होगी। और इसके अलग अलग कई सारे रेंज है, कॉर्निया की वजह से, लेंस की वजह से, विट्रस चैम्बर की वजह से, सब अलग अलग रेंज है। जब आप एक स्पेशलिस्ट की तरह आगे पढ़ोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखोगे। अभी हम लोग ब्रॉडली दो ही फेज रेट करेंगे, एक हो जाएगा मायोपिया एंड दूसरा हो जाएगा आपका हाइप्रोपिया। ओके, सिंपल येलो स्पॉट वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो येलो स्पॉट के आगे मतलब कहाँ इमेज बन जाएगी? विट्रस चैम्बर में इमेज बन रही हो। अब समझना है इस चीज को, ठीक है। जो उसका इमेज आ रहा है, आपको सेंस हो रहा है वो, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं ना, क्लियर दिख ही नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा है, तब तो आपको चश्मा लग जाता है, क्लियर। अब वो चश्मा कौन सा लगना है, कॉनकेव लगना है, कॉन्वेक्स लगना है, मायोपिया का लगना है, हाइपरोपिया का लगना है, वो सब डिसाइड कैसे होता है? यही आई टेस्ट से डिसाइड होता है। तो उसमें चेक यही हो रहा है कि आपका एक तो चीज फिक्स है कि येलो स्पॉट पे आपके मैकुला पे इमेज नहीं बन रहा है, ये चीज फिक्स हो जाती है, क्लियर। तो आपका जो एक्चुअली जो मायोपिया होता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और एक्चुअली में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नियर विजन नॉर्मल होता है और डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम होती है। ये मुझे छोटे पे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि क्यों साइंटिस्ट ने इसको ऐसे नाम दे रखा है। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जो इमेज है वो पहले से पहले बनने लगी, मतलब जहां पे पहले बन रही थी उससे भी पहले बन रही है। तो ये मेरा खुद का एजम्पशन है इस चीज को समझने के लिए, कि इसलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। तुम्हें समझ में आई ये बात, या तुम्हें कभी इस पे कंफ्यूजन रहा हो? देखो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, इसका नाम है नियर साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि, पास की चीज नहीं सही दिखे, पास की चीज में प्रॉब्लम है, ये उसका नाम कह रहा है।
लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, नियर विजन आपका नॉर्मल होता है, पास की चीज आपको सही दिखती है, नियर विजन नॉर्मल होता है। एंड डिस्टेंट विजन, डिस्टल विजन या डिस्टेंट विजन जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है। तो कायदे से जो नाम होना चाहिए वो तो होना चाहिए दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर की चीज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये उल्टा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस विजन इसका एबनॉर्मल होगा, या यू कैन से इट ब्लर, ब्लर दिखेगा। आई टेस्ट के लिए कभी कोई गया हो तो आप देखे होगे वहां पे ABCD आई लिखा हुआ रहता है, उसको वो रीड कराते हैं, अलग अलग फॉन्ट साइज का लेटर रहता है, उसको अल्फाबेट को आपको रीड करना होता है। फिर वो देखते हैं कि हाँ जिस जगह पे आप आके ब्रेक हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंग वो लेंसेज चेंज कर करके आपको फिर से रीड कराते हैं, फिर आप कंटिन्यू रीडिंग करने लगते हो। फिर वो पूरा नीचे तक छोटे छोटे साइज के जो होते हैं, अब मुझे यहाँ लगा देना चाहिए था, बट आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो, फॉन्ट के लेटर्स फॉन्ट के साइज में चेंज होता है, और उसको आप चेक करते हो, जहां तक आप पढ़ लेते हो तब वो आ जाते हैं कि हाँ ये परफेक्ट आपके लिए पावर होगा। ओके बच्चा, तो नियर साइटेडनेस में जो आपको ध्यान रखना है, एक तो डिजीज का नाम दैट इज मायोपिया। नॉर्मल विजन के कंपैरिजन में जो आपका स्पॉट है, जो इमेज के फॉर्मेशन की जगह है, वो येलो पे न बनने की जगह वो पहले बन रहा होता है, इसको फिर आप कॉनकेव लेंस के हेल्प से इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस के हेल्प से आप इसको करेक्ट करते हैं और विजन अपने प्रॉपर जगह पे लगता है। और यही आपके आई में डैमेज था, कि आपका विजन, जो आपका जो इमेज है वो प्रॉपर जगह पे फोकस नहीं हो रहा, जो रिफ्रैक्शन के साथ लाइट जा रही है वो मैकुला पे नहीं जा रहा है, तो उसको फिर एक लेंस लगा के उसके डिस्टेंस को, उसके रिफ्रैक्शन को चेंज किया गया, एंड उसका फोकस करेक्ट कर दिया गया, और फंक्शन तो सेम हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ थी, लेंस में। समझना बात को, प्रॉब्लम कहाँ है, लेंस में, वो प्रॉपर विजन जगह पे प्रॉपर नहीं बन रहा था, उसको करेक्ट कर दिया गया बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल लेंस, जिसको आप ग्लासेस कहते हो। ओके, फिर से सुनो, तो मायोपिया के केस में क्या हुआ, आपको नॉर्मल विजन दिख रहा है, नॉर्मल विजन के कंपैरिजन में जो इमेज है जो फोकस हो रही थी, उसका फोकल लाइट, फोकल वेवलेंथ, ये सब आप लेंथ, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है, होगा आई थिंक चैप्टर जहां तक। तो उसका यहाँ पे इमेज पहले ही बनने लगता है, तो विट्रस चैम्बर में उसका इमेज बन रहा होता है प्रॉपर, उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव है ना ये, मैं भूल जाती हूँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव है ना ये। तो करेक्ट हो गया, तो करेक्शन विद लेंस, तो सिंपल। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में हो गया होगा फिर, चलो देखती हूँ मैं एक बार। अभी देखो ये, इसका एनिमेशन देखो, जो फोकस होना था रेटिना पे वो आपका कहाँ फोकस बन गया, वो बन गया आपका विट्रस चैम्बर। ओके, इसको करेक्ट किया गया कैसे, ये लेंस लगा दिया गया कॉनकेव लेंस, तो विजन आपका प्रॉपर हो गया नॉर्मल विजन के। दूसरा क्या हो गया, फार साइटेड। फार साइटेड में आपका क्या है, दूर, रेटिना के आगे इमेज बनेगा, ये पहले था, ठीक है, रेटिना के बाद में बोल लो या रेटिना के आगे, तो पूरी आपकी आई बॉल के बाद में कहीं पे फोकस हो रहा है, इमेज बनने का मतलब समझ रहे हो, फोकस होना, वो लाइट कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होके फोकस हो रही है, तो अगेन ये येलो स्पॉट पे नहीं है। ओके, क्योंकि कलर्ड चीज ही तो आपको देखनी है, अंधेरा तो आपको देखना नहीं है, तो रॉड वाली बात नहीं है, ये येलो स्पॉट की बात है, मैकुला की बात, फोविया की बात है। फिर से इसको करेक्ट करना होगा, अब लेंस कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर, तो आपको ये दो तीन चीजें लिख के रखनी है, सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, क्या करेक्शन है, इमेज कहाँ मिलेगी, कौन सा लेंस यूज होता है। इस केस में आपका बिहाइंड रेटिना फॉर्म हो रहा है, फोकल बिहाइंड रेटिना,
अच्छा, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको आप बोल रहे हो फॉर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। एंड इस केस में आपका कौन सा विजन एबनॉर्मल होगा? इसमें आपका फॉरवर्ड यूज किया है तो डिस्टेंट विजन नॉर्मल होगा, नॉर्मल। एंड नियर विजन, कोई चीज आपके पास रखी होगी, कुछ आपको बुक वगैरह में पढ़ना है तो वहां पे एबनॉर्मलिटी आएगी। ठीक है, ये एबनॉर्मल होगा या ब्लर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, करेक्शन के लिए क्या यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव इज व्हेन इमेज बिफोर रेटिना, यस। एंड कॉन्वेक्स व्हेन इमेज इज बिहाइंड रेटिना, यस बेटा, करेक्ट। सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो नाइको नॉर्मल विजन आपको एज इट इज दिख रहा है येलो स्पॉट पे, एंड देन आपको इस केस में जो फोकस दिख रहा है वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जा रहा है कहीं। ठीक है, तो इसके करेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये खत्म होता है आपका आई। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा सिलिंड्रिकल लेंस किस में यूज होता है? सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस जब आपका ये जो एंड अभी तो ये जो दोनों आपने पढ़ा वो लेंस की वजह से है। अब जो इफेक्ट होगा वो कॉर्निया के कर्वेचर, जैसे ये कॉर्निया है ना, कॉर्निया के कर्वेचर में चेंज होगा। कॉर्निया के कर्वेचर में कर्व बना रहा है ये, इसमें अगर चेंजेस की वजह से उसका विजन डिस्टर्ब हुआ है, उसका फोकस डिस्टर्ब हुआ है, तो उस केस में ना हम कॉनकेव यूज कर सकते हैं ना हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। वहां पे हम जो लेंसेज यूज करते हैं वो होते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। तो डायरेक्ट इसको आपको याद रखना है, किस केस में ये करेंगे? जब कॉर्निया कर्वेचर की वजह से फोकस डिस्टर्ब होगा। ओके बच्चों? कोई क्वेरी यहाँ तक? एनी क्वेरी? मैकेनिज्म समझ में आ गया? मैकेनिज्म समझ में आ गया? जो नॉर्मल विजन है, मायोपिया, हाइपरपिया, ये समझ में आ गया? रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन समझ में आया? जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर ट्रैवल हो रही है वो मैकेनिज्म समझ में आई? फिर ऑलरेडी कायस्मेटा वगैरह बता ही रखे हैं, यहाँ से आप फ्लो ध्यान रखो, ऑप्टिक नर्व, कायस्मेटा, ऑप्टिक ट्रैक। ये नहीं भी ध्यान रहेगा, लैटरल, ये थैलेमस की बात हो रही, थैलेमस। एंड देन यहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स और ऑप्टिकल लोब में प्रोसेसिंग, और वो इमेज प्रोसेसिंग होगी जो आपको दिख रहा है वो वहां पे जनरेट हो जाएगा। ये रहना चाहिए आपको सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान। और तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे जो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाना है। बाकी ऑक्सीजन वगैरह की कमी होनी, बहुत सी चीज होती है इसमें बेटा, आप पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा ये आप आगे। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है किसी के विजन में जब फोबिया पे डैमेज हो, फोबिया पे डैमेज हो तो उसका विजन सबसे ज्यादा डैमेज हो। ईयर स्टार्ट करें या मंडे ही देखें? कौन कौन हो अभी क्लास में? आयुष, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, मुसैब, पार्थ और पृथ्वी, श्वेत। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो मंडे करेंगे। मैम मंडे, मैम स्टार्ट, मैम करो स्टार्ट, मैम मंडे। वोटिंग कराएं क्या? चलो थोड़ा सा सुन लो। अब ईयर हमें पता है, पहले तो तुम ही बताओ ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्सटर्नल ईयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एनिमल? कैसा क्वेश्चन है ना, खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी सोच रहे हो अभी कि किस में बोले, किस एनिमल में हम लोग आते हैं? कितना टाइम लोगे? करेक्ट।
किस एनिमल में आते बेटा? मैमल्स। तो ईयर पिन्ना इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। ओके। अब आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी बातें कि आपका जो ये ईयर है ये वेल डेवलप्ड ईयर्स में आता है बेटा। ईयर में क्या है देखो, अब ये एनिमेशन देखो, यहाँ पे फोकस हो रहा है। अभी कहाँ पे फोकस है? एक्सटर्नल ईयर। नाउ मिडल ईयर। क्लियर? देन इंटरनली क्या है? इनर ईयर। ओके। तो एक्सटर्नल ईयर में इसको बोलते हैं, एक तरीके का ये फनल है। आपके आसपास बहुत तरीके के साउंड वाइब्रेशंस जा रही हैं बेटा, बहुत तरीके के साउंड वाइब्रेशन जा रही हैं। आप सब आपके लिए ऑडिबल नहीं है। अगर जस्ट आप किसी साइंस फिक्शन मूवी में देखे हो किसी की हेयरिंग कैपेसिटी abnormal हो गई है, तो उसको बहुत छोटी सी आवाज, हवा के चलने की आवाज या कुछ भी बहुत तेज उसको सुनाई देता है। तो हम, हमारा सिस्टम इतना मेंटेन है कि हम कुछ जो ऑडिबल रेंज है बस उसी साउंड वेव को लेंगे। अदरवाइज ये जो रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, ये जितने आवाज हो रहे हैं, फैन वगैरह चल रहा है, ये सब हमें बहुत ही हाइपर आवाज में सुनाई देगा और हमारा बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। क्लियर? ये तो हुई हियरिंग की बात। नाउ आप बताओ जरा मेरे को, ईयर, हियरिंग के लिए आपको दो फंक्शन ईयर के बताती हूँ, एक है बैलेंसिंग, एक है हियरिंग। ये एनिमल किंगडम में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बताओ जरा मेन फंक्शन ईयर का क्या है? हियरिंग। बताओ विच वन इज द मेन फंक्शन? एनिमल किंगडम में क्या ईयर पहले आए थे? क्या ईयर पहले थे? लेकिन आपने स्टेटोसाइट, स्टेटोसाइट मैंने बताया हुआ है ना, कुछ याद आ रहा है? स्टेटोसाइट्स। करेक्ट। ठीक है। पहले इंटरनल सेल्स आ रही थी, सेल्स आ रही थी, और वहां पे मैं आपको एनिमल किंगडम में बताती थी कि इनर ईयर ड्रम, इनर ईयर, इनर ईयर, धीरे धीरे आए थे अपन लोग ये इनर ईयर की तरफ। एम्फीबिया में हमने फिर बात की थी कि टिम्पैनम दिख रहा है, एक्सटर्नल ईयर नहीं आया था। फिर हम लोगों ने उसके बहुत पहले ये सब चीजें हम लोग बोल रहे थे कि इनमें स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन अगर ईयर का पूछता है, जो बहुत बच्चे जो नहीं इसको फोकस करेंगे वो एकदम सिली मिस्टेक करके आएंगे कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज हियरिंग। क्योंकि आपको तो पता है भाई, हमारे सेंसरी ऑर्गन में हम कान से सुनने का काम करते हैं। ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली इवोल्यूशनरी पॉइंट से ये सेकेंडरी फंक्शन है। और ईयर स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके रखे हुए हैं, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल, मिड ईयर, ठीक है, मिड ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक। अब आपको ये जोन तो समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज ऑरिकल। सेम एज जैसे आपका ब्लड रिसीव करने के लिए चैम्बर कौन सा था? ऑरिकल चैम्बर, ब्लड रिसीव करता था। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी सोचो कि एक फनेल है जिसमें आप ये देखो, ये जो इसमें कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टेशन, ताकि इसमें साउंड्स जो आ रही हैं वो टकराएं और इस फनल के थ्रू आपके इस पोर्शन से ये ट्रैवल करके जाए। ओके। हर सारे साउंड को ये अंदर नहीं भेज रहा है, ये आपके जो यहाँ पे टिम्पैनम से पास होने वाली है या यहाँ तक चलो फिर भी जा रही है, लेकिन टिम्पैनम के आगे जो आप हियरिंग कैपेसिटी रखते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक वेवलेंथ, एक जो साउंड वेव जाएगी वो आपके ईयर में, इनर ईयर में ट्रांसफर होती है। ठीक। इफ सपोज किसी पर्सन का अगर ये एयर पन्ना वाला रीजन प्रॉपर डेवलप नहीं है तो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी में भी एक तरीके का डिप्लीमेंट आपको दिखेगा, एक तरीके का डिक्रीज दिखेगी उसकी हेयरिंग कैपेसिटी। ठीक। इसी से आपको समझना है कि यहाँ पे जो ये ईयर पिन्ना है ये भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक पॉइंट और याद रखो कि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो है आपके वेस्टिब्यूल मसल्स। आप उसको वॉलंटरी मूवमेंट नहीं करा सकते हो। ठीक है। कुछ लोग देखो, कुछ लोग बहुत हैबिट्स या कुछ उनके में मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो कान हिलाते हैं। ठीक है। मैंने भी देखा है कुछ लोगों को उनके कान हिलते हैं, वो जो अंदर बोन बोन को मूव, कुछ तो मूवमेंट कराते हैं वो अलग चिक विक मसल्स के, तो उनके कान भी हिलते हैं। तो दैट इज मॉडिफिकेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट नॉर्मली आप देखोगे, आप अपने कान को हाथी के कान जैसे हिलते हैं ना बेटा, उससे कंपेयर करो, आपके कान नहीं आगे पीछे होते हैं। ठीक है।
तो आप उनको ये एक तरीके से यहाँ पे जो मसल्स होती हैं आपके ईयर पन्ना में वो होती है वेस्टिब्यूल मसल। क्यों? फिर एक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, अब शायद आए या ना आए, ये जो आपके आगे की तरफ है, लेकिन ये आपको दिख रहा है, एटलीस्ट इतना तो आप जानो, ये आगे की तरफ जो आपको कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ट्रैगस। इसके अपोजिट में होता है एंटी ट्रैगस एरिया। ये एरिया जो होता है वो होता है एंटी ट्रैगस। ओके। फिर आप बोन के पोर्शन में देखो, क्योंकि ये रिलेटेड है। अब मुझे फटाफट बता दो, टेम्पोरल बोन इज अ पार्ट ऑफ फेशियल बोन और स्केलेटल बोन? टेम्पोरल बोन। जरा रिप्लाई करो तो। स्केलेटल तो है ही, बोन है तो स्केलेटल तो है ही वो। उसमें क्या हो गया? फेशियल है या स्कल है? स्केलेटल बोला क्या मैंने? क्रेनियल है या क्रेनियल है या फेशियल है? क्रेनियल, यस बेटा। ओके। चलो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बोनी लेयर दिखा, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है। फिर आपको ये मस्कुलर लेयर दिख रहा है। फिर आपको ये एक कैनाल दिख रही है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ओके, ये आउटर ईयर का पार्ट बनाती है। आउटर ईयर टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम, वहां पे जाके हिट करती है। साउंड वेव्स यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। एक एनिमेशन मैंने लगाया, देखो ये वाला। ओके, ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, इस पे जाके ये हिट की, ये हिट की, तो यू नो द टर्म एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई कर देना। ओके बेटा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन मीन्स ये जो वेव आ रही है ना अंदर, ये जब इससे टकराएंगी तो अब यहाँ पे आपकी कौन सी बोन है? ये है ईयर ओसाइकस। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? मैलियस, इंकस, स्टेप्स। क्लियर? ये वाइब्रेशन, अब ये वाइब्रेशन है, ये वेव था, यहाँ पे वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जनरेट हुआ, अब ये इसके थ्रू, ये मिडिल ईयर में बोन एरिया है, बोन इसको ट्रेवल कराएंगे और ये इनर ईयर में ट्रांसफर होगा। और इनर ईयर में ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, अभी मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में देखूंगी। तो यहाँ पे ये जो आपको कॉकलिया वाला रीजन दिख रहा है ना बेटा, ये कॉकलिया वाला रीजन जो सुनने की बैलेंसिंग है, सुनने की एफिशिएंसी है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक कैनाल जैसा समझ लो, इस कैनाल में ट्रांसफर होगा। और ये जो आपको वेस्टिब्यूल वाला रीजन दिख रहा है, ये आपका, इसके अंदर लिथ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसे स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअली वो पत्थर होते हैं जो आपको बॉडी बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। इसको आप कैसे फील कर सकते हो? कभी कभी क्या होता है, आप बहुत देर तक झुक के बैठे हो और सडन खड़े होते हो तो आप डिसबैलेंस होते हो। ठीक है, हल्का सा लगेगा कि चक्कर आया। वो चक्कर वक्कर ब्रेन ब्रेन या उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट आपके जो बोन, जो आपके अंदर इंटरनल ईयर में जो लिथ है, उनका पोजीशन, वो पत्थर डिसबैलेंस होते हैं, तो उसको बैलेंसिंग करने के, इट इज जस्ट लाइक कि उस दिन बताएंगे आपको, आप कोई प्लेट लिए हो, इस पे आपने गोल गोल पत्थर रख दिए। अब अगर ये प्लेट ऐसी होगी तो ये पत्थर इधर जाएंगे, ये प्लेट ऐसी हुई तो ये पत्थर इधर जाएंगे। सेम वे में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके इनर ईयर में है। और ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी फीचर है ईयर का। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपको वेस्टिबुलर पोर्शन में प्रेजेंट है, इनर ईयर के। तो दो पोर्शन चलेगा यहाँ पे, दो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगी, एक हियरिंग कैपेसिटी की, एक लिसनिंग कैपेसिटी, सॉरी, एक हियरिंग कैपेसिटी की, एक बैलेंसिंग कैपेसिटी की। ये दिख रहा है आपको? ये कॉकलिया वाला रीजन जो हियरिंग से रिलेटेड होगा, एंड ये बैलेंसिंग से रिलेटेड। अब इसकी मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर वन बाय वन अपन मंडे को देखते हैं, एंड देन मंडे ये लेक्चर, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।
स्टेप्स, यस बेटा करेक्ट। ये है आपकी मैलियस, ये है इंकस, ये है स्टेप्स। इन दोनों के बीच का ज्वाइंट क्वेश्चन में आया हुआ था, अभी मैंने भी दिया था, ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इंकस और स्टेप्स के बीच में। तो पूरे बॉडी में आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कितने हैं? 6। ठीक, एक यहाँ, 2 लिम्ब में, और उसके डबल डबल पार्ट, मतलब 2 ईयर हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। चलो एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर। मेन फोकस करना है, ये तो हम फिर भी रिवाइज करा देंगे अभी एक बार। मेन विजुअल वाले पोर्शन को फोकस करना आज, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करना है, ईयर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ जनरल एमसीक्यूज मिले उसको करो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो बाय बाय बच्चों, बाय।